ठीक। तो रेस्पिरेशन प्लांट एक्चुअली में एक मैकेनिज्म है। किस चीज का मैकेनिज्म है? ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स का हम ब्रेकडाउन करते हैं रेस्पिरेशन में। ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल्स, ठीक। अब ये ब्रेकडाउन जो होता है फूड मटेरियल्स का, ये सेल के अंदर होता है, यानी विद इन द सेल, और इसका उद्देश्य होता है एनर्जी को रिलीज करना, टू रिलीज द एनर्जी। एनर्जी को रिलीज करना इसका उद्देश्य होता है, ठीक। और इसी के साथ साथ हम एनर्जी को ट्रैक भी करते हैं, ये भी एक उद्देश्य है, क्योंकि हमको एटीपी का निर्माण करना होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक। एटीपी का हमको निर्माण करना होता है। इस प्रकार का जो प्रक्रिया है जिसमें फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, और फिर उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेते हैं एटीपी के निर्माण के लिए, इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक। तो जो कंपाउंड्स यहां पे ऑक्सीडाइज्ड होते हैं उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो जो कंपाउंड्स हमारे ऑक्सीडाइज होते हैं उनको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है ना। इनको हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक। यूजुअली अगर देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं यही आपके ऑक्सीडाइज होते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ऑक्सीडाइज होते हैं, जिनकी वजह से एनर्जी रिलीज होती है, टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी का रिलीज होने का जो प्रमुख कारण है वो है कार्बोहाइड्रेट्स का ऑक्सीडाइज होना। मगर कुछ कंडीशंस ऐसी भी देखी गई हैं कि जिन कंडीशंस में आपके प्रोटीन्स, फैट्स, ये भी आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, आर ऑल्सो ऑक्सीडाइज्ड। मगर उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, सर्टेन कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में ये आपके ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके कंपाउंड है और उनकी क्या क्या कैलोरीफिक वैल्यू है। अगर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो एक तरफ हम लिख लेते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक। दूसरी तरफ लिख लेते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और तीसरा है आपका फिजियोलॉजिकल वैल्यू, तीसरा है आपका फिजियोलॉजिकल वैल्यू, ठीक। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में सबसे पहला नाम आता है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का नाम आता है। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो है 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम। एक ग्राम में 4.1 किलो कैलोरी मिलती है, ठीक। इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है 4.0 किलो कैलोरी पर ग्राम, ठीक। फिर इसके बाद आता है हमारा प्रोटीन। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन को ऐसा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करने में हमको 5.65 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है और 4.0 किलो कैलोरी पर
ग्राम होता है। ठीक, फैट की अगर हम बात करें तो 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम होता है और 9.0 किलो कैलोरी पर ग्राम इसकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू है। ठीक, तो अगर हम ये कहें कि 1 ग्राम फूड को बर्न करने पे, कंबशन करने पे जितनी भी एनर्जी यूज हो रही है, जितनी भी एनर्जी मिल रही है हमको, रिलीज हो रही है, वही एनर्जी हमारी फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ फूड होती है। ठीक, तो इसमें आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, the actual amount of energy released by combustion of 1 gram of food, 1 gram of food is the physiological value of food, is the physiological value of food, is the physiological value of food। तो ये है कैलोरीफिक वैल्यू का प्रिंसिपल कि जिसमें एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हो रही है फूड के कंबशन से, 1 ग्राम ऑफ फूड के कंबशन से, वही फिजियोलॉजिकल वैल्यू कहलाती है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फूड के ब्रेकडाउन का मैकेनिज्म जिससे एनर्जी रिलीज हो और ये सारी प्रक्रिया सेल के अंदर हो, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। इस एनर्जी का उद्देश्य जो है वो एनर्जी को ट्रैप करके एटीपी का निर्माण करना है। यहाँ पे कंपाउंड जो है ऑक्सीडाइज जो होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीडाइज होते हैं जो कि एनर्जी रिलीज करते हैं, मगर कुछ कंडीशंस में प्रोटीन्स और फैट्स भी आपके ऑक्सीडाइज होते हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फीचर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। फीचर्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक, तो सबसे पहला फीचर ये है कि जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है, जितनी भी एनर्जी आपकी रिलीज हो रही है या जितनी भी एनर्जी आपकी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर जो मौजूद है, ठीक, वो फ्रीली सेल्स में रिलीज नहीं हो रही है, इज नॉट रिलीज फ्री इन द सेल, is not released free in the cells, cells में फ्री मैनर में रिलीज नहीं हो रही है। ठीक, जितनी भी एनर्जी है, मतलब फ्री स्टेट में एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है ना। या फिर सिंगल स्टेप में आपको एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, मल्टी स्टेप होंगे, यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी जो रिलीज होती है वो एक स्लो प्रोसेस है। एनर्जी इज रिलीज्ड in a series of slow stepwise reaction, in a series of slow stepwise reactions, स्टेप वाइज रिएक्शंस की श्रेणी में एक ये स्लो प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कहीं ना कहीं उन रिएक्शंस के द्वारा होती है जहां पे कुछ एंजाइम्स वर्क करते हैं, कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम्स एंड ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी के फॉर्म में सेव कर ली जाती है। और आपको बताना होगा कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। तीसरा, सेलुलर रेस्पिरेशन जो है आपका एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एम्फीबॉलिक प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो आपका एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? एम्फीबॉलिक प्रोसेस, ठीक। तो यहां पे इसका रीजन ये है कि जो भी कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक। इसका जो रीजन है वो ये है कि जो भी कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के नाम से जानते हैं, ठीक, प्रोड्यूस होते हैं, वो आपके प्रीकर्सर की तरीके एक्ट करते हैं, एक्ट्स एज अ प्रीकर्सर। अब ये किस चीज के प्रीकर्सर होते हैं? ये डिफरेंट टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स के प्रीकर्सर होते हैं, प्रीकर्सर ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। सो दिस इज द थर्ड फीचर ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। पहला फीचर ये कहता है कि जो भी एनर्जी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर मौजूद होती है वो फ्री
मतलब मुक्त अवस्था में सेल में रिलीज नहीं होती है या किसी सिंगल स्टेप में नहीं होती है। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एक श्रृंखला है, सीरीज है स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस की, जो कि एंजाइम्स के द्वारा कैटेलाइज होते हैं, ठीक। और ये एटीपी के फॉर्म में संरक्षित रहते हैं। एटीपी जो है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है। सेलुलर रेस्पिरेशन एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। तो यहाँ पे जो तीसरा फीचर है जो इसमें हम कह रहे हैं कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक एम्फीबॉलिक प्रोसेस है। यहाँ पे इसका तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि यहाँ पे आपको कैटाबॉलिक प्रोसेस भी देखने को मिलेगी और एनाबॉलिक प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। दोनों प्रक्रियाएं मिलेंगी, मेटाबॉलिज्म की दोनों प्रक्रियाएं आपको देखने को मिलेगी। कैटाबॉलिज्म भी मिलेगा और एनाबॉलिज्म भी देखने को मिलेगा। फोर्थ फीचर ये कहता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज एक्सर्गोनिक प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, ठीक। तो सेलुलर रेस्पिरेशन एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि एक्सर्गोनिक प्रोसेस में आपकी हीट रिलीज होगी, एनर्जी हीट के फॉर्म में रिलीज होगी। दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। फिफ्थ पॉइंट की अगर हम बात करें तो सेलुलर रेस्पिरेशन डाउनहिल प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है एक डाउनहिल प्रोसेस है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज डाउनहिल प्रोसेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है वो एक डाउनहिल प्रोसेस है। क्या मतलब है? रीजन इसका ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। इसका रीजन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक, तो ये थे हमारे फीचर सेलुलर रेस्पिरेशन के। ठीक, सेलुलर रेस्पिरेशन के कुछ फीचर्स थे, इनको नोट डाउन कर लीजिए।
अब हमारे सामने एक प्रश्न ये आता है कि क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? तो प्रश्न आता है कि डू प्लांट्स ब्रीथ? डू प्लांट्स ब्रीथ? क्या प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं? ठीक, तो प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं और इनको भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, फॉर रेस्पिरेशन। तो प्लांट्स को रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ये CO2 रिलीज करते हैं एंड दे गिव आउट CO2। ये बात हो रही है इनके रेस्पिरेशन की, ठीक। मगर प्लांट में एक ऐसा सिस्टम होता है कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ O2 को इंश्योर करता है। प्लांट्स है सच टाइप ऑफ सिस्टम which ensures availability of O2, यानी यहाँ पे O2 की कमी नहीं होती है क्योंकि O2 का प्रोडक्शन बहुत मात्रा में होता रहता है। ठीक, तो एक सबसे मेजर पॉइंट ये है कि प्लांट्स में ऐसा सिस्टम है जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को मेंटेन रखता है, ऑक्सीजन की खपत को मेंटेन रखता है, ठीक। हालांकि प्लांट्स के पास कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है, अनलाइक एनिमल्स have no system, plants unlike animals have no system or specialized organs for gaseous exchange, गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के पास ऐसा कोई अपना विशिष्ट प्रकार का सिस्टम नहीं है। जिस हिसाब से एनिमल्स में लंग्स हैं, गिल्स हैं, उस हिसाब से प्लांट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। मगर इनके पास दो चीजें हैं जिससे इनका पर्पस फुलफिल होता है, बट दे हैव स्टोमेटा एंड लेंटिल्स। स्टोमेटा एंड लेंटिल्स serve for this purpose, इस पर्पस के लिए स्टोमेटा और लेंटिल्स फुलफिल करते हैं। इनकी जो नीड्स है उसको स्टोमेटा और लेंटिल्स फुलफिल करते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा आर द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द लीव्स, small openings on the leaves, या फिर आप pores भी कह सकते हैं on the leaves। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? तो अब हम ये जानेंगे कि कितने प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक, तो देखिए पहला जो टाइप होता है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के आधार पर अगर हम देखें तो पहला है फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। पहला आपका जो टाइप है उसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। ठीक, जब आपके कार्बोहाइड्रेट और फैट
जब कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होते हैं, आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल, जब सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं फ्लोटिंग इंक्लूजन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर फ्लोटिंग इंक्लूजन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो हैं फ्लोटिंग इंक्लूजन्स हैं, ठीक। तो इस प्रकार के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। सच टाइप ऑफ रेस्पिरेशन is termed as फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन, ठीक। दूसरा है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। तो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रोटीन। तो जब प्रोटीन आपका सेल के अंदर ऑक्सीडाइज होता है, when protein is oxidized inside the cell, this occurs inside the starved cell। प्रोटीन वहीं ऑक्सीडाइज होगा जिस सेल में न्यूट्रिशन की कमी होगी, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो है प्रोटीन, बिकॉज प्रोटीन इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक। Thus this is called as the प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इनको? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, ठीक। दूसरा जो आपका बेसिस है वो है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ O2। तो वो अभी हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए आप।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमारा जो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और absence of O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस और absence पे। ठीक, तो पहला है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, और दूसरा है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं यहां पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, CO2 एंड H2O। ठीक, और यहां पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड। तो यहां पे ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन होता है लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड में हो सकता है या फिर एथेनॉल में हो सकता है, या तो लैक्टिक एसिड बनेगा या एथेनॉल बनेगा। इसी के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगा। यहां पे क्या है, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रहा है CO2, ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O। ठीक, दूसरा अगर आप देखेंगे ये आपका इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन है। इट इज इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन है। इट इज इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के बदले 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के बदले हमको यहाँ पे 36 से 38 ATP की प्राप्ति होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। ठीक, और अगर यहाँ पे हम बात करें 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, 1 molecule of glucose gains us only 2 ATP molecules। 2 ATP के मॉलिक्यूल्स हमको प्राप्त होते हैं। ठीक, यहां पे NADH जो है आपका वो ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD+ में। ठीक, यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे जो NAD+ में ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये बहुत तेजी के साथ हो रहा है, विग्रसली हो रहा है। और NADH की अगर हम बात करें तो यहां पे NAD+ जो है बहुत स्लोली आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहां पे O2 जो है ये आपकी हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है। पूरे सिस्टम से O2 जो है ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है, रिमूव फ्रॉम द हाइड्रोजन फ्रॉम द सिस्टम एंड एक्ट्स एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में हमको दिखती है, एक्ट्स एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक,
एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपकी एब्सेंट है, तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोजन एक्सेप्टर है, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन एक्सेप्टर है वो है आपका एसिटल्डिहाइड। हाइड्रोजन एक्सेप्टर जो है यहाँ पे एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक। तो एसिटल्डिहाइड होता है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में, और लैक्टिक एसिड होता है, सॉरी पायरुवेट होता है आपका ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक। अगर हम रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, C6H12O6 plus 6O2 plus 6H2O gives 6CO2 plus 12H2O plus 686 किलोकैलोरी, ठीक। अगर हम यहां पे रिएक्शन की बात करें तो यहां पे रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी, 2C6H12O6 gives 2CS3CH2OH, 2C6H12O6 यहां से 2 हटा दीजिए, प्लस 2CO2, तो 2CS3CH2OH प्लस 2CO2 plus less than 7% of energy of glucose, plus less than 7% energy of glucose। तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्राप्त होता है। यहाँ पे पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का लैक्टिक एसिड और या फिर एथनॉल। तो देखिए यहाँ पे हमको एथनॉल मिल रहा है, ठीक है ना, और ये रहा हमारा ग्लूकोज, मगर पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक, ब्रेकडाउन हो रहा है। ये इंटरमॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर रेस्पिरेशन है। 1 मोल ग्लूकोज का जब यहाँ पे यूज होता है तो 38 एटीपी मिलता है, यहाँ पे सिर्फ 2 एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। यहाँ NADH NAD+ में विग्रसली आपका कन्वर्ट होता है, यहाँ पे NADH NAD+ से स्लोली कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन को रिमूव कर देती है सिस्टम से और फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में आपका एक्ट करती है। यहाँ पे ऑक्सीजन चूंकि एब्सेंट होती है तो हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपका एसिटल्डिहाइड होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में, और पायरुवेट होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के केस में। एंड एट द लास्ट दिस वाज द रिएक्शंस व्हिच वर इंक्लूडेड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आप नोट डाउन कर सकते हैं।
तो अब हम लोग आगे पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो देखिए अगला टॉपिक है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो आपका 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहला है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस, ठीक, पहला स्टेप है आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक, दूसरा है आपका लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन, और तीसरा है आपका क्रेब्स साइकिल। तीसरा है आपका क्रेब्स साइकिल, और चौथा है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक, तो ये 4 आपके टोटल इसमें पार्ट्स हैं। हम शुरुआत करेंगे ग्लाइकोलिसिस से। फर्स्ट इज अवर ग्लाइकोलिसिस। तो देखिए ग्लाइकोस वर्ड का मतलब होता है शुगर, और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। ग्लाइकोस का मतलब है शुगर और लिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। ठीक, तो इसको, इस स्कीम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था, स्कीम वॉज गिवन बाय, स्कीम वॉज गिवन बाय गुस्टाव एम्डन। गुस्टाव एम्डन ने दिया था, ओटो मेयरऑफ ने दिया था, ओटो मेयरऑफ, गुस्टाव एम्डन, ओटो मेयरऑफ एंड जे परनास, एंड जे परनास, इन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर ग्लाइकोलिसिस स्कीम के बारे में बताया था। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको शॉर्ट में इनके सरनेम के आधार पे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ईएमपी पाथवे। ई जो है आपका एम्बडन, एम जो है मेयरऑफ, और पी जो है परनास। इन तीनों के नाम के आधार पे हम इसको ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब बात आती है कि इसकी लोकेशन क्या है, इस पूरी प्रोसेस की लोकेशन क्या है। लोकेशन है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक, अब ग्लाइकोलिसिस को हम कॉमन पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात करें तो ये कॉमन पाथवे है। कॉमन पाथवे किसके बीच है? कॉमन पाथवे है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बीच का ये कॉमन पाथवे है। ठीक, तो ग्लाइकोलिसिस एक्चुअली में एक चेन प्रोसेस है जिसमें 10 स्टेप्स हैं। चेन प्रोसेस है जिसमें आपके 10 स्टेप्स हैं। ठीक है ना, और यहां पे जो पहला, तीसरा और 10वां स्टेप है वो आपका रिवर्सिबल रिएक्शन का है। फर्स्ट, थर्ड एंड 10th। ठीक, तो फर्स्ट, थर्ड एंड 10th जो है आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन का, नॉट रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन का है। ठीक, इस प्रोसेस में अगर हम बात करें, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज का जो है आपका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक है ना, ग्लूकोज अंडरगोज पार्शियल
ब्रेकडाउन, ग्लूकोज का जो है पार्शियल ब्रेकडाउन होता है। ठीक, तो ग्लूकोज का जो पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, ठीक, या ऑक्सीडेशन होता है, या ऑक्सीडेशन होता है, इससे हमको दो मॉलिक्यूल मिलते हैं पायरुविक एसिड के, टू फॉर्म टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड, दो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं पायरुविक एसिड के। ठीक, अब आपको पता है कि हमको जो ग्लूकोज है वो सुक्रोज से प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो आपका सुक्रोज से प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यही आपका क्या है, एंड प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का, एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, ठीक है ना। अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुक्रोज है ये आपका कन्वर्ट हो रहा है दो चीजों में, एक तो हो रहा है ग्लूकोज में और दूसरा हो रहा है फ्रुक्टोज में। तो सुक्रोज आपका ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में चेंज हो रहा है, ठीक। और यहां पे एक एंजाइम काम कर रहा है, उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज, एंजाइम का नाम है इनवर्टेज, ठीक। इस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज, ठीक। और ये दोनों आपके मॉलिक्यूल्स जो हैं एंट्री कर जा रहे हैं ग्लाइकोलिटिक पाथवे में, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना। ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ये एंट्री कर रहे हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए तो यहां पे हम एक बात कह सकते हैं कि ग्लूकोज जो है वो फेवरेट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का, फेवरेट सबस्ट्रेट फॉर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज जो है वो फेवरेट सबस्ट्रेट है रेस्पिरेशन का। तो हम पहला स्टेप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ग्लाइकोलिसिस। फर्स्ट स्टेप इज अवर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोस का मतलब होता है शुगर और लिसिस का मतलब होता है स्प्लिटिंग। इस स्कीम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था गुस्ताव एम्डन, ओटो मेयरहॉफ और जे परनास। इन तीनों के नाम पे इसका नाम पड़ा ईएमपी पाथवे। तीनों के सरनेम से हमने ईएमपी पाथवे नाम रखा। इस प्रोसेस में ग्लूकोज जो है उसका पार्शियल ब्रेकडाउन होता है या पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें वो दो मॉलिक्यूल्स पायरुविक एसिड के बनाता है। हमको पता है कि सुक्रोज स्टार्च के रूप में फॉर्म जो होता है वो ग्लूकोज वहीं से एक्सट्रैक्ट होता है जो स्टार्च के रूप में सुरक्षित रहता है। यहाँ पे सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं जहाँ पे एक एंजाइम इनवर्टेज काम करता है और ये दोनों ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एंटर कर जाते हैं, ठीक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा की प्रोडक्ट है ग्लाइकोलिसिस का, तो पायरुविक एसिड जो है वो आपका की प्रोडक्ट है, इज द की प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। पायरुविक एसिड जो है वो आपका ग्लाइकोलिसिस का की प्रोडक्ट है, ठीक। तो इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसकी पूरी चेन रिएक्शन देखते हैं।
तो अब हम लोग पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। तो हम लोग नेक्स्ट सेकंड स्टेप पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लिंक रिएक्शन। तो सेकंड स्टेप है हमारा लिंक रिएक्शन। इसको हम गेटवे स्टेप भी कहते हैं, इसको हम ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं, गेटवे स्टेप भी कहते हैं और ट्रांजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए ग्लाइकोलिसिस के द्वारा हमको क्या मिला, पायरुवेट मिला। ग्लाइकोलिसिस में हमको क्या दिया, पायरुवेट दिया। ठीक, अब ये जो पायरुवेट है या आप कह सकते हैं पायरुविक एसिड है, ठीक, इसका जो भविष्य है यानी फेट ऑफ पायरुवेट, इसकी अगर हम बात करें कि जो इसका फेट है पायरुवेट का, या फिर इसको आप पायरुविक एसिड भी कह सकते हैं। ठीक, अभी जब हम सारी रिएक्शंस बनाएंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इसका जो पायरुविक एसिड का जो फेट है वो डिपेंड करता है सेलुलर नीड्स पे, डिपेंड्स ऑन द सेलुलर नीड्स, सेल की नीड पर डिपेंड करता है और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ O2, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ठीक, तो तीन मेजर वेज हैं जिसके थ्रू जो पायरुविक एसिड पैदा हो रहा है, थ्रू विच पायरुविक एसिड produced by glycolysis is handled। तीन ऐसे मेथड हैं जहां से जो आपका पायरुविक एसिड है ग्लाइकोलिसिस के द्वारा प्राप्त होने वाला, उसको हैंडल किया जाता है। तो पहला है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, पहला तो है आपका लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ठीक, दूसरा है आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और तीसरा है आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, थर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये तीन ऐसे मेथड हैं जिनके द्वारा आपका जो पायरुविक एसिड है जो कि ग्लाइकोलिसिस के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। ठीक, तो अब देखिए लिंक रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो पायरुवेट है ये तो आपका स्टोर था कहां पे, साइटोसोल में, साइटोसोल में ये स्टोर था। ठीक है ना, अब ये जो साइटोसोल में स्टोर था पायरुवेट, ये आपका एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, इसकी एंट्री होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी एंट्री होती है। जो पायरुवेट आपका साइटोसोल में था ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच जाता है। ठीक, वहां पे इसको एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम, और ये एंजाइम इसका कर देता है डी कार्बोक्सिलेशन। इस एंजाइम के जरिए पायरुवेट का डी कार्बोक्सिलेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक, तो इस ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन को हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में।
जो पायरुवेट अभी तक साइटोसोल में था वही पायरुवेट आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पहुंच के अपना ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करा लेता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम के द्वारा। ठीक, कैसे कैसे स्टेप्स आएंगे वो भी हम सीरीज में देखेंगे। ठीक, तो यहां पे होता क्या, जो रिएक्शन आती है तो इसमें आपका पायरुविक एसिड प्लस कोएसिटेट प्लस NAD प्लस, ये तो आपके हो गए रिएक्टेंट्स। ठीक, यहां पे आपका जो कैटलिस्ट के फॉर्म में Mg++ होता है और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस होता है, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस होता है। ठीक है, तो यहां पे आपको मिलेगा एसिटिल कोएसिटेट, एसिटिल कोएसिटेट प्लस NaDH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 प्रोडक्ट आपको मिलते हैं। ठीक, तो अब जो ग्लाइकोलिसिस से हम आ रहे थे और क्रेब्स साइकिल की तरफ चल रहे हैं, तो इस बीच लिंक रिएक्शन में हमको एसिटिल कोएसिटेट एक लिंक कनेक्शन बनाता है, ये कनेक्टिंग लिंक के रूप में साबित होता है। एसिटिल कोएसिटेट की अगर हम बात करें तो ये एसिटिल कोएसिटेट जो है ये कनेक्टिंग लिंक है ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच आपका ये कनेक्टिंग लिंक है। ठीक है, ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया, हमारा लिंक रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक, ग्लाइकोलिसिस और लिंक रिएक्शन के बाद हमारा तीसरे नंबर पे आता है क्रेब्स साइकिल। तो उससे पहले हम ग्लाइकोलिसिस की एक पूरी सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिएगा इसी में, ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे, ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस और ईएमपी पाथवे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ग्लाइकोलिसिस पाथवे की जो शुरुआत होती है वो होती है ग्लूकोज से। सबसे पहला जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यहाँ पे है हमको मिल रहा है, उसका नाम है ग्लूकोज। ठीक, यहां पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेस। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेस। ठीक, और इसी के साथ साथ Mg आयंस होते हैं, ATP आपका ADP में टूटता है। ठीक, और ये बना देता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये बनाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक,
यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका आइसोमेरेज एंजाइम। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, इसको आइसोमेरेज नाम का एंजाइम कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। फिर एक एंजाइम आता है जिसका नाम है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेस, जो कि मैग्नीशियम आयंस की प्रेजेंस में और एटीपी टू एडीपी कन्वर्जन में, एटीपी के यूटिलाइजेशन के द्वारा इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक, अब आप आगे देखेंगे, यहां पे एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है एल्डोलेस। इस एंजाइम का नाम है एल्डोलेस। ठीक, ये एंजाइम आपका दो मॉलिक्यूल बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक, और यहीं से एक और चेन निकलती है जिसको हमें एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं DHAP। ठीक, और DHAP आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड को आइसोमराइज करके ही प्राप्त होता है, आइसोमेरेज। ठीक है, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड था, ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो था, यहां पे ऐड हो जाएगा 2S3PO4 फास्फोरिक एसिड। ठीक, और दो वाटर के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे, 2H2O, 2ATP, 2ADP हो जाएगा। ठीक, यहां जो दो ADP है वो ATP बन जाएंगे, ADP, 2ATP। ठीक, अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है आपका, यहां पे एक आपका 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड जो है, यहां पे जो एंजाइम काम कर रहा है उसका नाम है डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस। तो जो ये डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम है, ये आपका बना देगा दो मॉलिक्यूल 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक, अब इसके बाद आप देखेंगे एक एंजाइम फिर से वर्क आ जाएगा, अस्तित्व में आ जाएगा, जिसको बोलेंगे हम ट्रांसफॉस्फोलाइरेज, फॉस्फोलाइरेज। ठीक, तो यहां पे आप देखेंगे कि 2ATP, 2ADP, और यहां पे एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसको ADP और इसको ATP कर दिया, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। धीरे धीरे हम लोग पायरुविक एसिड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कि हमको यहाँ फिर से दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, और यहाँ पे एक नया एंजाइम फिर से इसको ऊपर एक्ट करेगा जिसका नाम है म्यूटेस। इस एंजाइम का नाम है म्यूटेस। ठीक, म्यूटेस एंजाइम है। ठीक,
यहां फिर हमको दो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड था, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 डैश फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक, फिर यहां पे एक आपका एंजाइम वर्क करेगा जिसका नाम है इनोलेज। इनोलेज एंजाइम जब इसके ऊपर एक्ट करेगा तो 2 फॉस्फोफिनॉल पायरुविक एसिड मिलेगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड मिलेगा, 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड मिलेगा। ठीक, जहां पे हमको इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक, और यहां पे आप देखेंगे कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहां से रिलीज होंगे। ठीक, अब ये 2 फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है यहां पे एक एंजाइम वर्क करेगा। इस एंजाइम का नाम होगा फॉस्फोकाइनेज। इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोकाइनेज। ठीक, ये जो फॉस्फोकाइनेज एंजाइम है, सॉरी पायरुविक एसिड काइनेज, नॉट फॉस्फोकाइनेज, पायरुविक एसिड काइनेज, पायरुविक एसिड काइनेज एक एंजाइम यहां पे वर्क करेगा। इसी के साथ 2 आयंस भी आपको यहां पे मिलेंगे, Mg++ और K+, और इसी के साथ आप देखेंगे 2 ATP में कन्वर्जन होंगे, और लास्ट में आपको यहां पे प्राप्त होगा पायरुविक एसिड। लास्ट में जो चीज प्राप्त होने वाली है उसका नाम है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ठीक, तो इसी हिसाब से हमारा जो ग्लाइकोलिसिस EMP पाथवे है वो कंप्लीट होता है। ठीक, तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे। ठीक, क्रेब्स साइकिल पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ETS और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आज की क्लास आपकी इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।